नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात सियासत के धर्म की। आपने ये तराना सुना होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। चंद शब्दों में आप हिंदुस्तान की मूल आत्मा का पूरा अर्थ समझ गए होंगे। आप अलग अलग पंथों के बीच भाईचारे की डोर देख सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर एक सवाल पर बात करेंगे। क्या देश में जब चुनाव की बात आती है तो सियासी फायदे के लिए नेता अपने हिसाब से कायदा बदल लेते हैं? क्या कई बार सियासत में चमकाने के लिए सही और गलत की लक्ष्मण रेखा को नेता लांघ जाते हैं? आज सियासत के धर्म और नेताओं के कर्म का विश्लेषण करेंगे हम। कोर्ट से पता भी इनके बारे हो निकलेगा कि पूरा शायद बगल बाराबंकी का टेररिस्ट है तो टेररिस्ट हो गया। काट दो मुद्दों को, तो योगी ने गर्मी पैदा करने के लिए अपने ऑफिसर से कहा कि तोड़ दो मस्जिद को बाराबंकी की। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल की है। दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के नामांकन की है। दो अलग अलग राज्य, लेकिन दोनों जगह सियासी माहौल एकदम गर्म। ओवैसी की एंट्री से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो गया। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले हम उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों के नाम पर मजहब की खेती करने वालों की बात करेंगे, यानी उस खबर की जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। ओवैसी पर केस, यूपी की मजहबी रेस। योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की तारीफ से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूँ अंग्रेजी में पॉलिटिकल डेमोलिशन था। ओवैसी ने कितना भड़काया, कितना भटकाया। कानून बना तो उसका इस्तेमाल यादव पर नहीं होता, उसका इस्तेमाल दलित पर होता है, आदिवासी पर होता है, मुसलमान पर होता है। मजहब का एंगल उत्तर प्रदेश में किसका मंगल? भारत की जो खूबसूरती है भाईचारे की, उसको तब्दील करके स्कूल को हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी टेप। ओवैसी पर आरोप है कि चुनावी फायदे के लिए दो धर्मों के बीच दरार डालने वाला भड़काऊ बयान वो दे रहे हैं। सवाल बड़ा है कि उत्तर प्रदेश में अपनी रैलियों में ओवैसी बार बार बाबरी मस्जिद का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? क्यों हर रैली में दूसरी पार्टियों का नाम लेकर मुसलमानों को डरा रहे हैं? क्यों मुसलमानों के दिमाग में यही बात फिट कर रहे हैं कि धर्म से बड़ा कुछ और नहीं? क्या ओवैसी मुसलमानों के बीच खुद को सबसे बड़े लीडर के तौर पर पेश करना चाहते हैं? वो दौर खत्म हो गया प्यार नहीं मिटाने का, वो दौर खत्म हो गया सर को झुकाने का, वो दौर खत्म हो गया कि चप्पल को उनके घर के डेली पर छोड़ कराने का। चप्पल पहनकर तुम्हारे घर में जाओ। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में 5 बड़े ऐसे चेहरे रहेंगे जो मुस्लिमों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करेंगे। 3 तो बड़े चेहरे पहले से, लेकिन एक चेहरा जिसे आप नया कह सकते हैं। हालांकि पिछली बार भी वो चुनावों में थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस बार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो सबसे पहले अखिलेश यादव एसपी और साथ ही मायावती बीएसपी, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल से और असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम की तरफ से। तो ये वो चेहरे हैं। और इधर डॉक्टर अयूब जो हैं वो भी पीस पार्टी के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि मुस्लिमों को अपनी तरफ करें। तो ये वो 5 चेहरे इस बार आप देखेंगे जो जमकर मुस्लिम पॉलिटिक्स को बढ़ावा देंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन इससे पहले कि हम आपको दिखाएं कि असदुद्दीन ओवैसी पर क्या मामला दर्ज है और कैसे वो अपनी सियासत को आगे ले जा रहे हैं, आइए जरा आपको दिखाते हैं कि बीते 3 दशकों में जो पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटर हैं वो या तो बीएसपी या एसपी के साथ रहे हैं, लेकिन इस बार जो नया विकल्प उनके सामने आया है एआईएमआईएम का असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर, जरा देखिए। वो दौर खत्म हो गया गुलामी का, वो दौर खत्म हो गया प्यार नहीं मिटाने का, वो दौर खत्म हो गया सर को झुकाने का, वो दौर खत्म हो गया कि चप्पल को उनके घर के डेली पर छोड़ कराने का। चप्पल पहनकर तुम्हारे घर में जाओ। ये मंदिर का मिजाज है। मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कौन? पूछिए कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज़ मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज़ सुनते हुए?
क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शैली नहीं है कि तुम अपनी जबान का हमारा नाम लेने से कतरा? 100 सीटों पर ओवैसी का दांव सेट। और बुजुर्गों, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि 2014 से जब से मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनी, जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी, उस वक्त ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत का ये जो सेकुलरिज्म है, भारत की जो खूबसूरती है भाईचारगी की, उसको तब्दील करके उसको हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। क्या हिंदू राष्ट्र के नाम पर ओवैसी काम पर? उस वक्त दिल्ली में यह खबर चल रही थी कि शायद योगी को हटाया जाएगा, तो योगी ने गर्मी पैदा करने के लिए अपने ऑफिसर से कहा कि तोड़ दो मस्जिद को, बाराबंकी की जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी। किसने आवाज उठाई उसके? क्या मस्जिद पर ओवैसी ने भड़काया? बाराबंकी के एक इमाम बाड़े में ओवैसी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में 2022 का मजहबी एजेंडा सेट कर दिया। अब कई पार्टियां ओवैसी के डायलॉग पर सियासी गुड़ा भाग करने में जुट गईं। 3 दिन के दौरे पर ओवैसी पूर्वांचल में सियासी जमीन तैयार करने पहुंचे थे। शुरुआत राम की नगरी से की और अंत बाराबंकी में। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ आने वाले 2022 के विधानसभा के लिए तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर सुबह क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आबाद और शादाब रहेगी और हम चले जाएंगे। यूपी का सियासी तापमान नापने के चक्कर में ओवैसी कानूनी पचड़े में फंस गए। बीजेपी विधायक ने ओवैसी पर केस दर्ज करवाया। आरोप यह है कि ओवैसी ने सिर्फ महामारी कानून का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। आज तुमको मुत्तहिद होना है। ये फैजाबाद अयोध्या है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो याद रखो, इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट आज हॉस्पिटल है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कितने आपने खोले बताओ? बाबा से जाकर पूछिए, महाराज से, तो बोलेंगे ये फिरका परस्ती की बात कर रहा हो वैसी। और फिर वेस्टेड बच्चे 19% अंडरवेट, यानी ओवैसी मुसलमानों को यही समझाते हुए नजर आए कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर को धर्म के चश्मे से देखना चाहिए। फिरोजाबाद में 50 बच्चे मर गए डेंगू से, तो बाबा गए हेलीकॉप्टर से, उनको बोले सो उतरे और बोले तेरे को सस्पेंड कर दिया। उसने कहा क्यों? दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं, मुझे क्यों सस्पेंड किए? बाबा बोले ज्यादा बोलेगा तो ठोक दूंगा। उत्तर प्रदेश में ओवैसी क्यों आए हैं, उन्होंने अपना सियासी प्लान भी समझा दिया। क्या सपा ने बीएसपी ने कानून की तारीफ नहीं की? पूछो इनसे आप। आज तुमको समझती ओवैसी बुरा नजर आता है, यकीनन मैं कोई अच्छा किसान नहीं हूं, मुझ में बहुत है, अल्लाह जानता है मुझ में क्या है, मगर इतना तो आयत नहीं है मुझ में, इतना तो गंदा नहीं हूं कि वक्त के हुक्मरानों के सामने खड़े होकर सच्चाई को बयान करना ये मेरे कर्नाटक। यही उदाहरण देकर ओवैसी ने मुसलमान युवाओं को नेता बनने की नसीहत दी। कहा एसपी हो या बीएसपी, कोई ऐसा सगा नहीं जिसने मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर ठगा नहीं। ओवैसी ने मुसलमानों को नसीहत दी कि अब वक्त आर पार की लड़ाई का है। तुम अपने आप को कमजोर समझते हो। जब एक चिड़िया अपने चुस्त में पानी लेकर आग पर डालती है, और अगर अल्लाह राजी होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जालिमों के दरबार, इनके चराग, इनकी आग सब बुझ जाएगी इंशाअल्लाह। मगर याद रखो, तुमको हमको कोशिश करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, इशार और कुर्बानी के मज़ारे पेश करना पड़ेगा। अपने खरीद कर को आने मत दीजिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में ओवैसी की एंट्री से ध्रुवीकरण का माहौल बनना शुरू हो गया है। यानी आने वाले दिनों में अब हिंदू मुसलमान का सियासी एजेंडा तैयार है।
ओवैसी जिस लाइन पर सियासी बैटिंग कर रहे हैं उससे नुकसान एसपी बीएसपी को होगा, क्योंकि यूपी में मुस्लिम मतदाताओं के बीच अखिलेश की अच्छी पैठ मानी जाती है। वहीं बीएसपी में भले ही कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा न हो, लेकिन पार्टी मुस्लिम वोटों की दूसरी दावेदार कही जा सकती है। ये पूरा तय है कि 2022 के चुनाव होते होते सांप्रदायिकता अपने चरम पर भी दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में जबकि खुलकर अभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने जवाब देना शुरू नहीं किया है, ये साफ है कि आने वाले चुनाव के पहले हिंदू और मुस्लिम की राजनीति खूब जमकर उफान मारेगी और चाहे बीजेपी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी या फिर दूसरी पार्टियां, कोई इसमें पीछे नहीं रहेगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 2022 के चुनाव में मुस्लिम फैक्टर कितना बड़ा हो सकता है और कैसे तमाम पार्टियां अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करें। पारंपरिक रूप से अगर आप देखें तो अभी तक मुस्लिम वोटर जो रहा है वो पारंपरिक रूप से पिछले 3 दशक में कांग्रेस और उसके बाद से वो एसपी और बीएसपी के बीच में ही जाता रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा? यूपी का जो मुस्लिम फैक्टर है, 2007 में 56 मुस्लिम एमएलए चुनकर सामने आए थे। 2012 में पहुंची, थोड़ा सा मामला बढ़ा, 69 पर पहुंचे, 69 मुस्लिम एमएलए, और फिर 2017 होते होते आंकड़ा बहुत घट गया, 24 पर पहुंच गया। 24 मुस्लिम एमएलए ही चुने जा सके। यूपी का जो मुस्लिम फैक्टर है उसमें कुल विधानसभा जो सीटें हैं 403, उसमें हम आपको एक बार फिर से परसेंटेज वाइज और कैसे मुस्लिम बहुल जो सीट है वो दिखा देते हैं। कुल 137 है, लेकिन इसमें भी कितने परसेंटेज वाले हैं उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया कि 47 सीटें ऐसी हैं जिसमें 30% से अधिक मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। तो 47 ऐसी सीटें हैं जहां पर 30% से वो ज्यादा हैं। और अब आपको बता देते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में वो किधर गए थे, मुस्लिम वोट बैंक किधर गया था। एसपी बीएसपी गठबंधन को 73% वोट मिले, कांग्रेस 14%, सोचिए आप, बीजेपी 8% और अन्य को 5%। तो मुस्लिम वोटर ने किस तरह से वोट किया है पिछले दिनों वो हमने आपको दिखा दिया। अब हम जरा विधानसभा चुनाव दे रहे हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि विधानसभा में वोटर पैटर्न सिमिलर होता है, लोकसभा से अलग भी हो सकता है। 70% एसपी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था उसको अखिलेश और जो कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था, बीएसपी को 16% वोट ही गए थे और बीजेपी को महज 2% वोट ही पड़े थे। तो मुस्लिम फैक्टर उत्तर प्रदेश का आप इन आंकड़ों के जरिए समझ चुके होंगे। आप ये भी समझ गए होंगे कि अभी तक उन्होंने पारंपरिक रूप से ज्यादातर एसपी बीएसपी इन्हीं को वोट दिया है। अब आइए आपको बताते हैं मायावती के एक बड़े ऐलान में आखिर ऐसा क्या है खास। यूपी में चुनाव, पार्टियों के नए नए दांव। मायावती का दांव मुख्तार अंसारी, बीजेपी का दांव 300+ सीट, कांग्रेस का दांव प्रियंका गांधी। 2022 के चुनावी रण के लिए सभी पार्टियों ने बिगुल फूंक दिया है। पहले मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला और अब माफिया मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर बड़ा दांव चला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए ऐलान किया है कि मुख्तार अंसारी को बीएसपी चुनाव में टिकट नहीं देगी। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर मऊ से प्रत्याशी होंगे। मायावती के फैसले की टाइमिंग और पार्टी के अतीत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मायावती ने टिकट नहीं देने का फैसला किया, लेकिन मुख्तार को अभी तक पार्टी से निकाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही मुख्तार के बड़े भाई और भतीजे समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं कि मायावती ने ये तो ऐलान कर दिया है कि वो टिकट मुख्तार अंसारी को नहीं देंगी, लेकिन वो पार्टी में है, ये भी सच्चाई है। और उनके एक और भाई अफजाल अंसारी उन्हीं की पार्टी से सांसद हैं और अब भी हैं, ये भी सच है। ऐसे में मायावती का ये स्ट्रोक कितना गेम चेंजर होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये मजबूरी है, सियासी जरूरत नहीं। अब बात बीजेपी के मिशन यूपी की है। बीजेपी फुल एक्शन में आ गई है। चुनाव से पहले जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी प्रदेश में 4 करोड़ सदस्य बनाएगी। अगले महीने यानी अक्टूबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी
अभियान के तहत हर बूथ पर पार्टी के नेताओं को सदस्यता शिविर लगाने का प्लान दिया गया है। वहीं 19 सितंबर से योगी सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर घर घर सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। चुनावी रणनीति के लिए बीजेपी ने कोर टीम का गठन भी कर लिया है। कोर टीम में अहम जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है, जबकि इस टीम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर शामिल हैं। दूसरी पार्टी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। पार्टी में 2022 चुनाव को लेकर मंथन और चिंतन का दौर जारी है। 2 दिन के दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ में हैं। प्रदेश चुनाव कमेटी की बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उम्मीदवारों की लिस्ट पर लंबी चर्चा हुई है और 5 अक्टूबर को होने वाली अगली मीटिंग में बड़ा प्लान हो सकता है। एक सियासी जंग पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो गई है। जरा उसकी पूरी कहानी समझिए और देखिए इस सियासत के जरिए क्या बीजेपी हासिल करना चाह रही है और ममता बनर्जी किस तरह से अपनी जगह पर अड़िग है। ये तस्वीरें ममता बनर्जी के नामांकन की हैं। आज ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से पर्चा दाखिल कर दिया, उसी सीट से जो टीएमसी का गढ़ है, जिस भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी उतारने का फैसला नहीं किया है। लड़ाई तो मैंने आपको लड़ करके दिखा दी कि लड़ाई लड़ने में मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, चाहे वो सरकार के विरोध में हो या किसी भी तरह हो। और वो लड़ाई लड़ करके हमने जीती है और जनता के लिए वो लड़ाई हमने जीती है, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जो है वो पूरे राज्य की मुख्यमंत्री है। वो उन लोगों की भी मुख्यमंत्री थी जिन लोगों को जान से मारा गया, वो उन औरतों की भी मुख्यमंत्री थी जिनकी इज्जत लूटी गई, बलात्कार किया गया, और वो उन लोगों की भी मुख्यमंत्री थी जिनको घरों से बेघर कर दिया गया। तो क्यों खामोश थी मुख्यमंत्री? तो आज पश्चिम बंगाल की जनता को ये तय करना है कि ये चुनाव वो सिर्फ किसी को इसलिए जिताते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनी रह सके और इस तरह का वायलेंस चारों तरफ फैल सके, या वो उसका साथ देंगे जिसने इस लड़ाई में उनके साथ बराबर से जो खड़ा रहा और उनके लिए वो लड़ाई लड़ी। बंगाल में एक बार फिर टीएमसी बनाम बीजेपी का सियासी युद्ध छिड़ गया है। बीजेपी दावा कर रही है ममता बनर्जी का जैसा हाल नंदीग्राम में हुआ था वैसा ही भवानीपुर में होगा। रणनीति के तहत ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी ने सांसद अर्जुन सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई है। टीम में भवानीपुर सीट के पर्यवेक्षक अर्जुन सिंह हैं, जबकि 2 सह पर्यवेक्षक ज्योतिर्मय सिंह महतो और सौमित्र खान होंगे। वहीं प्रचार कमेटी का अध्यक्ष रुद्रनील घोष को बनाया गया है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिनमें 2 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हरदीप पुरी शामिल हैं। इस लिस्ट में शाहनवाज हुसैन और मनोज तिवारी भी शामिल हैं। भवानीपुर की सीट ममता बनर्जी और बीजेपी के लिए साख का सवाल है। ममता बनर्जी का प्लान है भवानीपुर में बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त करना है, ताकि सीधा और बड़ा संदेश बीजेपी को दिया जा सके। प्रेमा राजाराम के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। अब आइए जरा भवानीपुर सीट पर अच्छे से आपको आंकड़ों के जरिए जरा समझा देते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। 2011 से शुरू करते हैं उपचुनाव। अगर आप देखें तो कुल यहां पर टीएमसी को 73,635 वोट मिले थे। उसके बाद सीपीआईएम को देखें तो 19,422 के आसपास उनके पास वोट थे और ममता बनर्जी उस वक्त 54,213 वोटों से जीती थी। फासला देखिए ममता बनर्जी की जीत का भवानीपुर से, जहां से वो लड़ती थी। अब 2016 के चुनाव पर जरा आ जाते हैं। वहां पर भवानीपुर सीट की देखते हैं तो टीएमसी को 65,000 से ज्यादा 65,520 वोट मिले, कांग्रेस पार्टी को 40,000 मिले। तो यहां पर फासला जो है, मार्जिन जो है, देखिए 25,000 के मार्जिन से यहां पर भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी जीती थी। और फिर 2021 पर जब आप पहुंचते हैं, 2021 में आप देखिए टीएमसी को 73,505 वोट, बीजेपी को 44,786 और फिर फासला 28,700 से ज्यादा वोटों का, जिससे ममता बनर्जी जीती थी। चलिए इसी के साथ हम राजनीतिक खबरों में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार लिए चलेंगे आपको अफगानिस्तान। जिहादी यूनिवर्सिटी की डिग्री वाले तालिबानी मंत्री से मिलाएंगे, देखते रहिए।
स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की जिहादी यूनिवर्सिटी और तालिबान की आतंक की डिग्री। आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे मदरसे का सच दिखाने जा रहे हैं जिसके छात्र तालिबान की कैबिनेट में शामिल हुए हैं। जिहाद की यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर ये मदरसा तालिबानी सोच तैयार करता है और आज की तारीख में तालिबान की आतंक की कैबिनेट को इसी पाकिस्तानी मदरसे ने तैयार किया है। आतंक की तालिबानी कैबिनेट पर बहुत बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की जिहादी यूनिवर्सिटी से निकले तालिबानी मंत्री। क्या है पाकिस्तान की जिहादी यूनिवर्सिटी का पूरा सच? कौन कौन से तालिबानी मंत्री हैं जिहादी यूनिवर्सिटी के छात्र? कैसे पाकिस्तान की जिहादी यूनिवर्सिटी में दी जाती है आतंक की शिक्षा? पाकिस्तान और तालिबान के आतंक की पार्टनरशिप का राज खुल गया। तालिबानी कैबिनेट में पाकिस्तान की हिस्सेदारी का सच बाहर आ गया। तालिबानी कैबिनेट में जिस तरह से इंटरनेशनल आतंकियों को जगह दी गई है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, डेप्यूटी सीएम, रक्षा मंत्री, आंतरिक मामलों के मंत्री, अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में सब के सब मोस्ट वांटेड है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये कि तालिबानी कैबिनेट में जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है वो पाकिस्तान की जिहादी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। जिस जिहादी यूनिवर्सिटी से तालिबान के ये मंत्री पढ़कर आए हैं वहां से दहशतगर्दी की डिग्री मिलती है। पहले तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके दुनिया को चौंकाया, फिर तालिबान ने आतंक की कैबिनेट बनाकर दुनिया को दहलाया। अब 9/11 की 20वीं बरसी के दिन आतंकी सरकार की शपथ ग्रहण करवाने की खबरों के साथ तालिबान अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे तालिबान और अलकायदा ने एक दूसरे से वफादारी निभाने की कस्में खाई हैं। लेकिन इससे पहले तालिबान पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा आपको दिखाते हैं। जी हां, तालिबान कैबिनेट पर यह खुलासा दुनिया के कान खड़े कर देगा। आज खुलासा हो जाएगा क्यों पाकिस्तान तालिबानी कैबिनेट में दिलचस्पी ले रहा है। पाकिस्तान ISI चीफ के काबुल पहुंचने का मतलब क्या था? क्यों तालिबानी कैबिनेट में हक्कानियों का दबदबा नजर आया? पाकिस्तान और तालिबान कैबिनेट के बीच कनेक्शन क्या है? तालिबान के कितने मंत्री पाकिस्तान के मदरसे से निकले हैं? तालिबान की कैबिनेट मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल आतंकियों से मिलकर बनी है, चाहे उसमें संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल आतंकियों में शामिल अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन हो या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने वाले डिप्टी PM मुल्ला बरादर। अमेरिका में 73 करोड़ का इनामी आतंकी आंतरिक मामलों का मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी हो या फिर तालिबान के सबसे बड़े आतंकी का बेटा और अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब। लेकिन तालिबान की इस आतंकी कैबिनेट के 5 मंत्री ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हक्कानी मदरसे से पढ़कर निकले हैं। ये कोई साधारण मदरसा नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण मदरसा है जहां शैक्षणिक परंपरा का पालन करने के साथ साथ इनमें अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बाद से राजनीति और सैन्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूत्रों की माने तो इस मदरसे को पाकिस्तान की जिहादी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इस मदरसे का नाम है जामिया दारुल उलूम हक्कानिया। बताया जा रहा है कि तालिबान के आतंकी कैबिनेट के 5 मंत्री इसी मदरसे से पढ़कर निकले हैं। उन 5 मंत्रियों के नाम हैं मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर, मौलाना अब्दुल बाकी, नजीबुल्लाह हक्कानी, मौलाना नूर मोहम्मद साकिब, अब्दुल हकीम सहराई,
ये मदरसा पेशावर से इस्लामाबाद जाने वाले जीटी रोड पर अकोड़ा खटक में स्थित है। जमीयत उलेमाई इस्लाम के पूर्व प्रमुख मौलाना समीउल हक की वजह से ये मदरसा और भी ज्यादा मशहूर हुआ है। मौलाना समीउल हक को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तालिबान का जनक कहा जाता है। मौलाना समीउल हक की 2018 में हत्या कर दी गई थी। समीउल हक कश्मीर से लेकर जिहाद के लिए जहर उगलता था। मैं कहता हूँ कश्मीर, अब भी कहता हूँ मुझे टेररिस्ट बना दो, मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन कश्मीर आजाद, जिहाद के बगैर आजाद नहीं होगा। जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। हम आपको बता दें, अफगानिस्तान तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम भी दारुल उलूम हक्कानी से पढ़े हुए हैं और उन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से PhD की है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ाई की है। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान में तालिबान की पहली सरकार में जामिया हक्कानी के कई लोग शामिल थे, जिन्होंने सोवियत संघ को हराया था। पाकिस्तानी प्रवक्ता को कि जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद है और ये जो मदरसों की बात कर रहे हैं, मैंने तो वहां मदरसों की ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं, फोटोग्राफ्स देखी हैं, वीडियोस देखे हैं जो अंडरग्राउंड हैं, प्रॉपर बंकर्स हैं। बताया जाता है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मदरसे को फंड जारी करती है। इस मदरसे की सच्चाई ये है कि आतंकवाद और धार्मिक राजनीतिक आंदोलन को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसे जिहादी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। मौजूदा समय में अफगानिस्तान सरकार, शूरा और संस्थानों में बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जो इस मदरसे से निकलकर पहुंचे हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आपने पाकिस्तान के दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे का सच देखा, कैसे यहां से तालिबानी कैबिनेट में शामिल हुए मंत्री पढ़कर आए हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानी कैसे दरिंदगी पर उतर आए हैं। आज पंजशीर में तालिबान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई रोहुल्लाह सालेह की हत्या कर दी गई। सूत्रों की माने तो रोहुल्लाह को तालिबानी यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या की गई है। नंगा करके कोड़ों, बिजली के तार से भयंकर तरह से उन्हें पीटा गया, फिर गला रेत कर तड़पते सालेह गोलियों से भून दिए गए। बताया जा रहा है कि रोहुल्लाह सालेह पंजशीर से काबुल जाने की फिराक में थे। तालिबानियों को इसकी खबर लग गई, उन्होंने सालेह को घेर कर बंदी बना लिया और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के मुताबिक तालिबानी क्रूरता के शिकार 4 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। जी हां, तालिबान की क्रूरता के खिलाफ पूरे अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। महिलाएं सड़कों पर तालिबान से भिड़ रही हैं। अफगानिस्तान के हालात बदतर हैं, लोग घरों में कैद हैं। तालिबान नए नए फरमान सुना रहा है, लेकिन एक तरफ अफगानी खौफ में है, दूसरी तरफ तालिबानी मौज उड़ा रहे हैं। तालिबानी लड़ाकू विमान के पंखे पर झूला डालकर झूल रहे हैं, तो अफगानी अफसर की शाही हवेली पर कब्जा करके दावतें उड़ा रहे हैं। लड़ाकू विमान के पंखे से झूलता तालिबानी। अमेरिकी लड़ाकू विमान का तालिबानी इस्तेमाल। कबाड़ा प्लेन को तालिबान ने बनाया झूला। तालिबान का ये वीडियो वर्ल्ड में छाया हुआ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे तालिबानी अमेरिकी लड़ाकू विमान के पंखे पर झूला झूल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पाकिस्तान के एक पत्रकार ने शेयर किया है। हम आपको बता दें कि जिस वक्त अमेरिकी सेना काबुल से निकली तो लड़ाकू विमानों को कबाड़ा बना गई, लेकिन कबाड़ा बन चुके लड़ाकू विमानों पर तालिबानियों ने झूले डाल लिए हैं और फुल मौज कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तालिबानी आतंकी ग्राउंड में खड़े प्लेन के पंख में रस्सी डालकर झूला झूल रहे हैं। वीडियो में कई लड़ाके दिख रहे हैं, जिसमें एक झूले पर बैठा हुआ नजर आ रहा है तो 2 उसे झुलाते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान के हाथ लगी आलीशान हवेली। अफगानी सरकार की हवेली पर तालिबान का कब्जा। तालिबान की जनता एक तरफ त्रस्त है, तालिबान के जुल्म और अत्याचार से खौफ खा रही है, वहीं तालिबानी लड़ाके मजे ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो कौन कौन से हथियार चलाकर काबुल तक पहुंचे हैं। जवाद अबूजर फौरियावी
که یک دشکه ماشیندار راکت کلاشینکوف तफंचा आगे 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और उसके बाद से जो हो रहा है अब उसकी असल तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तालिबान के आतंक से खौफ खाकर अफगानी सेना से लेकर कई बड़े अफगानी नेता मुल्क छोड़कर भाग गए और अब उनकी सल्तनत पर तालिबान का कब्जा है। आइए अब आपको अफगानिस्तान के मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम की हवेली लिए चलते हैं। दोस्तम ने अमेरिका के राज में अफगानिस्तान के अंदर खूब मेडल बटोरे, लेकिन तालिबान आया तो मुल्क छोड़कर भाग गए और उसके बाद दोस्तम की हवेली पर तालिबानी लड़ाकों का कब्जा है। तालिबान के 150 से भी ज्यादा लड़ाके इस हवेली में रह रहे हैं और हवेली के मजे लूट रहे हैं। दोस्तम की दौलत पर ऐश कर रहे हैं, उसे शैतान भी बता रहे हैं। در نظر ما یک فرد طاغوتی افغانستان بود که این تو خانه ای تو قصر ساخته به خون ملت افغانستان. مردم نان خوردن خدا نداره، ای تو قصر داره. ये तालिबानी लड़ाका कह रहा है मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम ने लोगों का खून चूसकर ये हवेली बनाई। इतना ही नहीं, ये तालिबानी दोस्तम की अय्याशियों का बखान कर रहे हैं। उसको क्या पसंद था क्या नहीं, वो हवेली की एक एक चीज दिखा रहे हैं। तालिबान घोड़े की एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि दोस्तम को घोड़े का बहुत शौक था। तालिबानियों ने हवेली का एक एक कोना छान मारा है। ये देखिए वाइन क्लास और ये है बिलियर्ड्स टेबल। दोस्तम की स्विमिंग पूल भी तालिबानी दिखा रहा है। पूरी हवेली का दर्शन तालिबानी करवा रहा है। हवेली को घुमाते हुए तालिबानी बताता है कि वो शहर का रहने वाला है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी पहाड़ों रेगिस्तानों में काट दी और ऐसी हवेली पहली बार देखी है। हर वक्त हथियार लेकर घूमने वाले तालिबानी जब दोस्तम की हवेली में घुसे तो उन्हें आलीशान जिंदगी क्या होती है इसके बारे में पता चला। अफगानिस्तान के अफसरों और नेताओं की आलीशान जिंदगी पर उनका खून खौल उठा। अब तालिबानी हवेली में बैठकर दावतें उड़ा रहे हैं, बिरयानी का लुत्फ उठा रहे हैं। दीवारों पर उनकी बंदूक टंगी है, यहीं स्मोक ग्रेनेड रखा है जिसकी खूबी ये तालिबानी बता रहा है। यहीं एक स्टेथोस्कोप भी रखा है जिसे लगाकर वो डॉक्टर मरीज का खेल खेल रहा है। तालिबान दोस्तम की इस हवेली से खौफ के नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सूत्रों की माने तो कल यानी 9/11 जब अमेरिका पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसी दिन तालिबानी कैबिनेट शपथ ले सकती है। आखिर अमेरिका के जले पर क्यों नमक छिड़क रहा है तालिबान, आइए देखिए। ग्यारह सितंबर 2001 अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला। 20 साल पहले दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को अपने आतंक से दहला दिया और अब आतंकी उसी तारीख को तालिबान अपना मुस्तकबिल लिखने जा रहा है। जी हां, सूत्रों की माने तो तालिबान के आतंकी कैबिनेट 9/11 को शपथ लेने जा रही है। अब सवाल ये कि तालिबान ने शपथ के लिए 9/11 को ही क्यों चुना, तो इसके पीछे भी एक शपथ है जिससे तालिबान और अलकायदा की कभी न टूटने वाली दोस्ती जुड़ी है। अलकायदा और तालिबान अरबी के एक शब्द बेअह से जुड़े हैं। इसका अर्थ है एक मुसलमान नेता के प्रति वफादारी, और ये कई जिहादी समूहों और उसके सहयोगियों के बीच निष्ठा की नींव रखता है। एक नेता के लिए ली गई बेअहद समेत ये दायित्व दोनों पक्षों के लिए जरूरी बना देता है। साथ ही इस प्रकार से ली गई शपथ से मुकर जाना इस्लाम में एक गंभीर अपराध माना जाता है। शायद यही 9/11 के हमले के बाद मुल्ला उमर का ओसामा बिन लादेन को अमेरिकियों को सौंपने से इनकार की गई एक वजह थी, जिसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण हुआ। अब तालिबान अमेरिका के साथ 2020 के शांति समझौते में इस बात पर सहमत हुआ था कि वो अलकायदा या किसी और आतंकी संगठन को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में काम करने देने की अनुमति नहीं देगा। लेकिन क्या वो उस कसम को तोड़ेगा जो अलकायदा और तालिबान ने मिलकर खाई है? आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।